हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तालिबान ने दी है दुनिया को खुली धमकी। जी हां दोस्तों, कहा अगर अफगानिस्तान से नहीं चाहते कोई खतरा तो जल्द हमें दे मान्यता। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कह दी अफगानिस्तान से, बताएंगे उसको लेकर। अगर मान्यता नहीं दी तो क्या चेतावनी दी है दोस्तों, हर तरह की आपको जानकारी देंगे। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल को टक्कर क्या दे पाएगा भारत का अग्नि बाण, बताएंगे दोस्तों किसमें है कितना दम। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां तिब्बत में चीन की महालूट पर दलाई लामा की दुनिया से अपील, बताएंगे क्या अपील किया है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पाकिस्तान ने खामोशी से माना तालिबान को सरकार, इमरान राज्य में तालिबानी राजदूत ने संभाला काम। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है पाकिस्तान के इस तालिबान समर्थन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर लखनऊ, वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 46 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की मिली है बड़ी धमकी। खुफिया विभाग ने जारी कर दिया है हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने और कब ये धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी चेतावनी के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। तो साथ ही आपको बताएंगे जहां पर दिल्ली में और भी कुछ राज्यों में आज से स्कूल खुलने वाले हैं दोस्तों, लेकिन अपने बच्चों को भेजने से पहले ये जरूरी नियम आपको बताने वाले हम दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर खाते में ज्यादा आएगा फैमिली पेंशन का पैसा, कैसे दोस्तों। तो हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले, रेलवे से जुड़ी भी। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और मोदी जी के होने पर विदेश नीति मजबूत हुई है भारत की। तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे आज की ब्रेकिंग खबर की तरफ, जहां तालिबान ने दी है दुनिया को खुली धमकी। कहा अगर अफगानिस्तान से नहीं चाहते कोई खतरा तो जल्द दे हमें मान्यता। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं चाहते हैं तो दुनिया को संगठन को मान्यता दे देनी चाहिए। खासा प्रेस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उन्हें यानी तालिबान को एक जिम्मेदार पक्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अंतरिम सरकार का ऐलान किया, मगर अभी तक इसे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से मान्यता मिलने का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे को 2 महीने बीत चुके हैं, मगर पाकिस्तान और चीन जैसे कुछ चुनिंदा मुल्कों को छोड़कर किसी अन्य देश ने तालिबान के साथ संबंध बढ़ाने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को देख रहा है, और इसकी नजर अभी युद्धग्रस्त मुल्क में मानवीय संकट यानी कि अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कम करने पर केंद्रित है। मुजाहिद ने एक संभावित चेतावनी के तौर पर कहा है कि तालिबान अन्य देशों के खतरों को तब तक टालने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा जब तक उन्हें अंतरराष्ट्रीय बिरादरी मान्यता नहीं देती है। यानी कि दोस्तों उन्होंने कहा कि हमने पहले अमेरिका से जंग लड़ी क्योंकि उन्होंने हमें अतीत में मान्यता नहीं दी। यदि तालिबान को मान्यता नहीं दी गई तो ये केवल अफगानिस्तान, इस क्षेत्र और दुनिया में समस्याओं को बढ़ाएगा। मुजाहिद ने आगे दावा किया है कि तालिबान ने अपनी मान्यता के लिए सभी शर्तें पूरी कर ली और दुनिया उन्हें किसी न किसी तरह मान्यता देगी। मुजाहिद ने सभी देशों को अफगानिस्तान में अपने राजनयिक मिशनों को सक्रिय करने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग, भारत की जनता क्या कहती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या आप तालिबान के इस धमकियों से धरती के देश डर जाएंगे दोस्तों? क्या तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर नहीं देना चाहिए तो तालिबान को लेकर क्या करना चाहिए, क्या बड़े कदम उठाने चाहिए अन्य देशों की और भारत को भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल को क्या टक्कर दे पाएगा भारत का अग्नि बाण, जाने किसमें कितना है दम, बता दे। ड्रैगन के साथ भारी तनाव के बीच भारत ने अपने सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 का इस हफ्ते कामयाबी के साथ परीक्षण कर लिया है, और इस परीक्षण के साथ ही भारत ने दिखा दिया है कि दुश्मनों का मुंह किसी भी वक्त तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर चीन और भारत के बीच मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर जो रेस छिड़ी हुई है उसमें अभी तक कौन आगे है, भारत की मिसाइल क्षमता कितनी उन्नत है, भारत के मिसाइलों को रोकने में क्या चीन कामयाब हो पाएगा,
ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब हर भारतवासी जानता है। जी हाँ दोस्तों, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और भारत में अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर बात करें कि भारत का ये मिसाइल और चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल में अगर टक्कर होगा दोस्तों तो कौन जीतेगा, तो आपको बता दें कि अग्नि 5 भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल की तुलना में भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और आईसीबीएम और नई हाइपरसोनिक तकनीक के बीच काफी ज्यादा अंतर को दर्शाती है दोस्तों। ऐसे में जो 5000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीक निशाना लगा सकती है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत के लिए ये रेंज हासिल करने का मतलब है कि भारत अब चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है और वहां पर इस मिसाइल के जरिए परमाणु बम से हमला कर सकता है। यानी कि दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल चाइना के इस हाइपरसोनिक मिसाइल को भारी मात्रा में टक्कर दे सकती है दोस्तों, क्योंकि वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और भारत का अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसे में चाइना के भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को पूरे हद तक टक्कर दे सकती है। दोस्तों क्या लगता है आपको, कितना भरोसा अपने भारतीय इन अग्नि 5 मिसाइल पर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां तिब्बत में चीन की महालूट पर दलाई लामा की दुनिया से भारी अपील, बताया कैसे दांव पर अरबों लोगों का जल और जीवन। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत पर कब्जे के बाद से चीन इसका अनमोल खजाना लूटने में जुटा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के बीच बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने दुनिया से अपील की है कि क्षेत्र के पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर ध्यान दे। दलाई लामा ने यह अपील ऐसे समय पर की है जब दुनिया भर के नेता 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के लिए ग्लासगो स्कॉटलैंड में एकत्रित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक दलाई लामा ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले महाद्वीप के जोखिमों पर जोर दिया और तिब्बत के पर्यावरण की भूमिका और वैश्विक जलवायु संकट पर अधिक ध्यान देने की अपील की है। यानी कि दोस्तों आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि कम से कम एशिया में तिब्बत पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। सभी बड़ी नदियां पाकिस्तान की सिंधु नदी, भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में येलो नदी, वियतनाम की मैकेंगो नदी तिब्बत से ही बहती है। ऐसे में दोस्तों बहुत बुरी स्थिति चाइना ने कर रखी है तिब्बत की और दलाई लामा के इस अपील का क्या आप समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और चाइना को कैसे तिब्बत से अलग किया जा सके, कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करें अगली खबर की तो पाकिस्तान ने खामोशी से माना तालिबान को सरकार, इमरान राज्य में तालिबानी राजदूत ने संभाला काम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और खामोशी के साथ तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी है। शनिवार को पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया है कि तालिबान द्वारा नियुक्त राजदूत को पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में अफगान दूतावास और वाणिज्य दूतावास का प्रभार लेने की इजाजत दे दी है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तालिबान को काबुल में वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं दिया है, फिर भी उसने नियुक्त राजनयिकों को वीजा जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सरदार मोहम्मद शोकेब ने इस्लामाबाद में अफगान दूतावास में पहले सचिव के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, जबकि हाफिज मोहिबुल्लाह, मुल्ला गुलाम रसूल और मुल्ला मोहम्मद अब्बास को अफगानिस्तान के पेशावर, क्वेटा और कराची वाणिज्य दूतावास को सौंपा गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पहली बार नजर आया तालिबान का सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अंखुदजादा। मरने की अफवाह गलत साबित हो गई है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, तालिबान का सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अंखुदजादा पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया है। दोस्तों उसने तालिबान की जन्मभूमि कंधार शहर में अपने समर्थकों को संबोधित किया है। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हैबतुल्लाह अंखुदजादा की मौत 2020 में ही हो चुकी है। तब तालिबान ने इस खबर का न तो खंडन किया था और न ही समर्थन। अंखुदजादा साल 2016 में अख्तर मंसूर की मौत के बाद तालिबान का सरगना बना था। तभी से वो पर्दे के पीछे से दुनिया के सबसे ताकतवर आतंकी संगठन का संचालन कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दोस्तों, लेकिन अब ये देखना होगा कि अंखुदजादा जब तालिबानियों के बीच आते हैं दोस्तों, तो आखिर इन तालिबान में ऊंचे बैठे पोस्ट पर उनके साथ क्या भड़स होती है दोस्तों। और आखिर में अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं इनके बीच में खुद मार काट होगा दोस्तों, ये आपस में ही कट कर मरेंगे, तो आप ये राय सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि अंखुद
ज्यादा भी तालिबानियों का सबसे बड़ा और सर्वोच्च नेता है दोस्तों। ऐसे में कहीं ना कहीं इनके बनी हुई सरकार में दरारें जरूर पैदा होंगी। क्या राय सुझाव होगी आपकी दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके हमारी मेहनत को सफल करने के लिए हमेशा की तरह एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर विपक्ष ने लगाया गंभीर आरोप, कहा इमरान खान हार के डर से पाकिस्तान में नहीं करा रहे हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने रविवार को कहा है कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई की सरकार हार के डर से लाहौर उपचुनाव से भाग रही है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई ने चुनाव आयोग से आगामी NA 133 यानी लाहौर उपचुनाव स्थगित करने को कहा था। शनिवार को PMLN ने संप्रतिबंधित तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के चल रहे विरोध के आधार पर NA 133 उपचुनाव स्थगित करने की पंजाब सरकार की मांग को भी खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर आखिर चाइना ने ताइवान को लेकर लिथुआनिया और यूरोपीय अधिकारियों को क्यों दी चेतावनी। आखिर क्या हुआ कि भड़क उठा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने शनिवार को लिथुआनिया और यूरोपीय अधिकारियों को ताइवान और बाल्टिक देश द्वारा पारस्परिक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के फैसले को लेकर चेतावनी दी है। बीजिंग ने कहा कि इससे संबंधों में खटास आ सकती है। चीन ने अगस्त में कहा कि लिथुआनिया बीजिंग में अपने राजदूत को वापस बुला ले। साथ ही इसने कहा कि वो वीनस में मौजूद चीन के राजदूत को भी वापस बुलाएगा। दरअसल ताइवान ने घोषणा की है कि उसके कार्यालय को लिथुआनिया में ताइवान का प्रतिनिधि कार्यालय कहा जाएगा। यूरोप और अमेरिका में स्थित ताइवान कार्यालय द्वीप के रेफरेंस का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। इसके बजाय वे ताइवान की राजधानी ताइपे के नाम का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, तो वहीं लिथुआनिया ने कहा कि इस साल की शुरुआत में उसने ताइवान में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की योजना बनाई है। ये इस छोटे से यूरोपीय देश का एक ऐसा निर्णय रहा दोस्तों जिससे बीजिंग आग बबूला हो उठा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत ब्रिटेन करेंगे पहल, सौर हरित ग्रिड इनिशिएटिव की करेंगे शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP26 में भारत और ब्रिटेन एक साझा पहल की शुरुआत करेंगे। दोनों देश एक नई हरित ग्रिड इनिशिएटिव को शुरू करेंगे जिसके जरिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाएगा। नई वैश्विक हरित ग्रिड पहल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस के तहत होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां इमरान सरकार ने टेके घुटने, TLP के साथ लंबी बातचीत के बाद हुआ ये समझौता, पार्टी प्रमुख ने लगाई मुहर। जी हाँ दोस्तों, प्रतिबंधित तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं के आक्रामक रवैये के बावजूद इमरान खान सरकार ने उसके TLP के सामने घुटने आखिर टेक ही दिए। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इमरान सरकार और TLP लंबी बातचीत के बाद एक समझौते पर पहुंच गए हैं। PM इमरान खान की तरफ से नियुक्त किए गए वार्ता दल ने रविवार को इस समझौते का ऐलान किया। जी हां दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर बहुत बड़े संकट में फंसी अमेरिकन एयरलाइंस, 800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, हजारों उड़ानें और होंगी कैंसिल। जी हां दोस्तों, अमेरिका में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को भयानक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सैकड़ों फ्लाइट्स अब तक कैंसिल की जा चुकी हैं। अमेरिका में हालात ये है कि विमान उड़ाने के लिए पायलट और स्टाफ बचे ही नहीं और बिना पायलट के फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक सैकड़ों फ्लाइट्स तो कैंसिल किए ही जा चुके हैं। ऐसी संभावना है कि हजारों फ्लाइटों को और रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट अवेयर डेटा वेबसाइट जो अमेरिका में फ्लाइटों की देरी और उनके रद्द होने को लेकर तमाम जानकारियां रखती है, उन्हें ट्रैक करती है, उसने जानकारी दी है कि अमेरिकन एयरलाइंस ने शुक्रवार और शनिवार को 800 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी और रविवार को 400 से अधिक रद्द होने की संभावनाएं थी। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां भारत अमेरिका की दोस्ती का शौर्य पथ, अलास्का में खत्म हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है कि भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 14 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अलास्का के एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन संयुक्त अड्डे यानी एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन जॉइंट बेस पर संपन्न हो गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 40वीं कैवलरी रेजिमेंट के पहले स्क्वाड्रॉन, जिसे एयरबोर्न कहा जाता है दोस्तों, उससे संबंधित अमेरिकी सेना के कुल 300 सैनिकों और भारतीय सेना के 7 मद्रास इन्फेंट्री
इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के 350 सैनिकों ने अभ्यास में भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, बयान में कहा गया कि इस 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य एक दूसरे को अभियानगत प्रक्रियाओं यानी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, युद्ध अभ्यास और सैन्य उपकरणों को लेकर वाकिफ कराना, संचालन क्षमता विकसित करना था। जी हाँ दोस्तों, रास्ते में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, 14 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण खुशहाली के साथ संपन्न हुआ है। यानी कि दोस्तों, अगर इसमें किस देश ने अच्छा दमखम दिखाया तो वो दोस्त है भारत देश। जी हाँ दोस्तों, हम भारत के इसलिए भारत कहने नहीं बल्कि ये रियलिटी है दोस्तों। अमेरिकी सेनाओं ने भी माना है भारत का दमखम, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने बर्फ में भी दोस्तों काफी लंबे वक्त तक रह करके ये प्रशिक्षण किया है। अमेरिकी सेनाएं खड़ी हो उठती थी, लेकिन अमेरिकी सेनाएं बर्फ पर लेटी रहती थी लंबे लंबे समय तक, और हर चीज में भारतीय सेनाओं ने अपना बेस्ट दमखम दिखाया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्टेड होने से बचा पाएगा कोई? जी हाँ दोस्तों, इमरान की टीम का अहम विकेट गिरा दिया गया है। अकेला चाइना अब कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की के अब बुरे दिन शुरू हो गए। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों के वित्त पोषण को रोकने में विफल रहा और आतंकवाद के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए इस बारे में भी उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे सूची में रख दिया गया है। यानी कि जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस बार इस सूची में आतंक के आका का दोस्त यानी पाकिस्तान का दोस्त कहे जाने वाले तुर्की को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी शामिल हो गया है। इसका मतलब है कि इन दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलनी मुश्किल हो जाएगी। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर अब ब्लैक लिस्टेड होने का भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि दो दोस्त थे इसके दोस्तों जो इसको बचाते थे हमेशा, एक तुर्की और दूसरा चाइना। अब तुर्की भी इसका साथ देने FATF की ग्रे लिस्ट में आ गया है। अब चाइना की बारी है दोस्तों, और चाइना अकेले इन दोनों देशों को कभी नहीं बचा सकता। यानी कि अब ब्लैक लिस्ट होने से इन दोनों देशों को कोई नहीं बचा पाएगा दोस्तों। क्या कहते हैं आप लोग? अगर आप भी मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और जितने भाई बहन चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर छोटी से छोटी और नए से नए अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल पर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर G20 समिट के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोम के ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन का किया है दौरा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को G20 शिखर सम्मेलन से इतर विश्व के अन्य नेताओं के साथ ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन का दौरा किया। यह फाउंटेन इटली के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है और इसे टूरिस्ट काफी पसंद भी करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक फाउंटेन ने कई फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसे में बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां इटली जाने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्लेन, इसी रूट से होगी अब वापसी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर लेबनान में जारी तनाव को खत्म करने की कोशिश अब सऊदी के बाद कुवैत और UAE ने भी उठाए बड़े कदम। जी हाँ दोस्तों, लेबनान के नेताओं ने यमन में युद्ध को लेकर अपने कैबिनेट मंत्री की टिप्पणी से विवाद पैदा होने के बाद शनिवार को सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के साथ कूटनीतिक तनाव को खत्म करने की कवायद में विचार विमर्श किया। सऊदी अरब के बाद कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने भी लेबनान के खिलाफ कदम उठाए, जिससे संकट ग्रस्त देश पर दबाव बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो लखनऊ, वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 46 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की बड़ी धमकी खुफिया विभाग ने जारी किया है। इसको लेकर अलर्ट। बता दें, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने वाराणसी, लखनऊ समेत यूपी के 46 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। शनिवार देर रात खुफिया अलर्ट मिलने के बाद रेल महकमा में हड़कंप मच गया है दोस्तों। PDDU जंक्शन, वाराणसी कैंट स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लश्कर-ए-तैयबा ने यूपी के वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर समेत 46 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। शनिवार देर रात खुफिया विभाग से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की धमकी का अलर्ट मिलने के बाद रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग से अलर्ट मिलने के बाद वाराणसी,
रात्रि में कैंट रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों और पीडीयू जंक्शन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से बात करें अगली खबर की, जहाँ पर पाकिस्तान की जीत का जश्न भारत में मनाने वालों पर योगी जी ने चेताया, बड़ी चेतावनी, कहा समर्थन करोगे तो कुचले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार का रुख सख्त है। उन्होंने ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कहा है। पिछले रविवार T20 वर्ल्ड कप में दुश्मन की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ प्रदेश में कार्रवाई भी हुई है। दोस्तों, इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और नया बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में सीएम ने बड़े सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में रहकर दुश्मन देश का समर्थन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में अपने देश के प्रति सम्मान जताना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो रहेगा उसे देश को नतमस्तक करना पड़ेगा, उसका सम्मान व्यक्त करना होगा। दो देशों के बीच मैच होते हैं, हार जीत भी होती है, लेकिन दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दिए जाओगे जिसके हकदार बनोगे। ऐसे में योगी जी के इस कथन को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी? क्या आप समर्थन करते हैं योगी जी के इस बात का? हाँ या ना में जवाब कारण के साथ दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ गुजरात से बड़ी खबर। अमित शाह जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए सहकारिता से बड़ा कोई मार्ग नहीं। सरदार पटेल का भी इन्होंने जिक्र किया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो अफगानिस्तान से आया काबुल नदी का जल सीएम योगी जी ने रामलला का किया अभिषेक। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रविवार को अफगानिस्तान की पवित्र काबुल नदी का जल अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि पर पहुंचकर अर्पित किया। सीएम योगी जी ने काबुल नदी का जल गंगा जल में मिलाकर उसे श्री राम जन्मभूमि पर अर्पित किया। सीएम योगी जी ने अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की भी कामना की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जय श्री राम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, राम जी के इस अभिषेक को लेकर चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 18 दिन बाद एम्स हॉस्पिटल से मिल गई छुट्टी। बुखार और कमजोरी की वजह से हुए थे ये भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो दिल्ली में आज से खुलेंगे सभी स्कूल, बच्चों को भेजने से पहले जान ले ये जरूरी नियम। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना महामारी के कारण 19 महीने तक बंद रहे ज्यादातर स्कूलों की सभी कक्षाएं एक बार फिर सोमवार से खुल रही हैं। कुछ एक स्कूलों ने त्योहार के बाद कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें, स्कूलों को फिर से खोलने के लिए DDMA की ओर से घोषित दिशा निर्देशों में प्रति कक्षा केवल 50% छात्रों को अनुमति देना है। अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग होगी, लंच ब्रेक होगा, बैठक की वैकल्पिक व्यवस्था और आगंतुकों को बार बार स्कूल में आने की मनाही शामिल है। DDMA ने कहा है कि कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को स्कूलों और कॉलेजों में आने की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इसने ये भी कहा है कि राशन वितरण और टीकाकरण जैसी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे क्षेत्र को उस क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए जिसको उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ बने रहने के लिए, साथ देने के लिए। जय हिंद।